नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 43वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो लगती है। देखिएगा, कल अपने जो देखा था थोड़ा उसको अपने डिस्कस कर लेते हैं। कल अपने ये देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के अंदर आपको बताया था कि क्योंकि अपने जो टॉपिक चल रहा है वो है ओवेरियन साइकिल एंड, टॉपिक का नाम क्या है, ओवेरियन साइकिल एंड न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर अपने को स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो ओवरी के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, उन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के द्वारा ऊजनेसिस की घटना संपन्न होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल होती है उसके अंदर ऊजनेसिस की घटना एक्चुअल में जब कोई भी जो लड़की अपनी माता के भ्रूण में होती है, कोई भी लड़की जब अपनी माता के भ्रूण में होती है तो उसके अंदर ओवरी का निर्माण होने के बाद उसमें ऊजनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि जो मैच्योरेशन या परिपक्वन है वो जन्म लेने के बाद में 13 से 14 वर्ष की आयु के बाद में जब रजचक्र प्रारंभ होता है तब शुरू होता है, परंतु ऊजनेसिस फीमेल के अंदर उसकी भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है जब कोई भी लड़की अपनी माता के भ्रूण में होती है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि जो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कोई भी लड़की अपनी माता के भ्रूण में होती है तो उसके जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ऊजनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। ऊजनेसिस की क्रिया जैसे ही संपन्न होती है उस दौरान क्या होता है कि ये कुछ कोशिकाएं बनती है जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाएं या पुटक कोशिकाएं कहते हैं। और पुटक कोशिकाएं जो होती हैं वो उसी दौरान जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई ऊगोनिया जो होती हैं, कौन सी सेल्स, ऊगोनिया जो सेल्स होती है उसको घेरे हुए रहती है। तो पुटक कोशिकाएं जो होती हैं वो भी जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा बनती है, और ऊगोनियन जो सेल्स है वो भी किसके द्वारा बनती है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा बनती है। और दोनों ही क्या होती है, 2n होती है, द्विगुणित होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ऊगोनिया के चारों ओर जो ग्रेनुलोसा सेल्स या पुटक कोशिकाएं होती हैं वो जिस पुटक का निर्माण करती हैं उस पुटक को कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। उसको क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। अब क्या होता है कि ऊगोनिया जो है आगे जो है ग्रोथ स्टेज में जाती है, ग्रोथ स्टेज से आगे फिर वो यूँ कह सकते हैं कि मैच्योरेशन स्टेज में जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट अवस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट जैसे ही प्रारंभ होती है अर्धसूत्री फर्स्ट की, तो उसी दौरान क्या होता है कि जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हैं वो पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का स्राव करती है। पुटक प्रेरक जो संदमनकारी हार्मोन होता है वह हार्मोन पुटक को अगली अवस्था में जाने से रोकता है, यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में जाने से रोकता है। और साथ में जो ऊगोनिया होती है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, उस प्राइमरी oocyte के अंदर जो है उसको सेकेंडरी oocyte में नहीं बदलने देता, उसको उसी प्राइमरी oocyte में ही रहने के लिए मजबूर करता है। कौन सा हार्मोन, पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन, जो कि पुटक कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। अब पुटक कोशिकाएं जो होती हैं उस प्राइमरी oocyte को पोषण भी प्रदान करती है, उसको एक तरीके से सुरक्षा भी करती है, और साथ में पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन भी स्रावित कर रही है। अब देखिएगा कि ये सारी घटनाएं हो रही है। अब क्या होता है कि जो लड़की होती है जन्म के समय उसके अंडाशय के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल भरे होते हैं, और जो प्रोफेज फर्स्ट के अवस्था के अंदर उसकी जो प्राइमरी oocyte सेल है वो होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही लड़की का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में जब उसकी 13 से 14 वर्ष की जब आयु आती है, 12 से 13 वर्ष की जब आयु आती है जिसको प्यूबर्टी स्टेज कहा जाता है, उसके दौरान उसके अंदर रजचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रारंभ होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही प्रारंभ होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एडिनोआइफाइसिस है उसके द्वारा FSH हार्मोन बनता है। FSH हार्मोन पुटक प्रेरक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पुटक प्रेरक हार्मोन जैसे एडिनोआइफाइसिस से बनता है तो वो हार्मोन क्या करता है कि पुटक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन का जो प्रभाव है उसको खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी जो पुटक कोशिकाएं हैं उसके अंदर कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। साथ में जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था थी वो आगे मेटाफेज फर्स्ट में चली जाती है, एनाफेज फर्स्ट, इस प्रकार से टीलोफेज फर्स्ट अवस्था का निर्माण हो जाता है। उसी दौरान साथ साथ क्या होता है, पुटक जो है वो
प्राइमरी फॉलिकल से वेजिकुलर में चेंज हो जाता है और वेजिकुलर से फिर वो ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। अब ग्राफिन फॉलिकल जो होता है जिसकी खोज ग्राफी ने की थी और इसको परिपक्व पुटक भी कहा जाता है, जो कि रज चक्कर के 13वें दिन तक लगभग बन चुका होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉलिकल है। अब ग्राफिन फॉलिकल जब बनता है तो इस दौरान इसके अंदर एक तो खाली स्थान पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंट्रम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एंट्रम कहते हैं। और एंट्रम जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक लिक्विड फॉलिकुलाई फ्लूइड पाया जाता है। लिक्विड फॉलिकुलाई फ्लूइड जो होता है ये जो पुटक कोशिकाएं उन्हीं के द्वारा स्रावित होता है, लिक्विड फॉलिकुलाई। और ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर एस्ट्रोजन की सांद्रता भी पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अंडाशय के अंदर जैसे जैसे पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनना भी शुरू हो जाता है। और पुटकों को अगली अवस्थाओं में चेंज करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है तो इसके अंदर बाहर की ओर एक कोशिकाओं की लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं थीका। थीका दो भागों में बंटी होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो होती है वो संयोजी उत्तक की बनी सहवनीय परत होती है और जो इंटरना होती है ये भी सहवनीय परत होती है। थीका जो एक्सटर्ना है ये पुटक को फटने के लिए जो है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है उसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम का, थीका एक्सटर्ना। और थीका जो इंटरना होती है इसके द्वारा जो है मैं बता देता हूँ एस्ट्रोजन हार्मोन वो बनाया जाता है। तो थीका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट परत है। उसके बाद में थीका जो इंटरना होती है उसके नीचे फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं, पुटक कोशिकाएं या ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं वो पाई जाती है। अब देखिएगा कि ये जो संरचना बनती है कौन सी? ग्राफिन फॉलिकल जिसको परिपक्व पुटक कहते हैं। इसके अंदर जो मौजूद प्राइमरी oocyte है वो अब सेकेंडरी oocyte या ओवा के अंदर चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर अर्धसूत्री सेकंड विभाजन भी या तो कंप्लीट हो चुका होता है या कंप्लीट होने की कगार पर होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही रज चक्र का 14वां दिन आता है तो रज चक्र के 14वें दिन क्या होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता कई गुना अधिक बढ़ जाती है एफएसएच की तुलना में। तो जिससे क्या होता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फट जाता है। फटने के लिए क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? थीका एक्सटर्ना को प्रेरित करता है, जिससे थीका एक्सटर्ना के द्वारा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम बनते हैं। और प्रोटीओलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल की दीवार को तोड़ देते हैं या उसको अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने से क्या होता है कि उसी दौरान वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन भी मौजूद होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि अंडाशय के अंदर जो अंडाशय द्रव होता है उसको उस ग्राफिन फॉलिकल में भर देता है। और ग्राफिन फॉलिकल में जैसे ही वो द्रव भरा जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है। फटते ही अंडाशय से अंडा मुक्त होकर के फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी की ओर चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार है, जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। और ये रज चक्र के 14वें दिन होने वाली घटना है। इस घटना को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं, जिसको अपने आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखिएगा कि जो फटी हुई पुटक कोशिकाएं हैं उनके अंदर रक्त की कुछ मात्रा पाई जाती है, बूंदें पाई जाती है, इसलिए इसको कार्पस हेमोरेजिकम एक संरचना बन जाती है। उसके बाद में कार्पस हेमोरेजिकम जो है उसके अंदर पीली वर्षा की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती है जिनको ल्यूटीन कहा जाता है। और ल्यूटीन युक्त उस संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी शुरू करती है। और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन जो है वो गर्भाशय के लिए, उसके अलावा अंडवाहिनी के लिए क्या होते हैं एक तरीके से उसको आरोपण के लिए तैयार करते हैं या इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करते हैं। इसमें से प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है कार्पस ल्यूटियम का वो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और यदि अंडा निषेचित हो जाता है तो क्या होता है कि अंडे के निषेचित होने के बाद में कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहेगी। और 9 महीने बने रहते हुए वह जो है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण स्त्राव करती रहेगी। और यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम 28वें दिन रज चक्र के 28वें दिन तक इसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। और कार्पस एल्बिकेंस में जैसे चेंज होती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। और डाउन होती क्या होता है? नया रज चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम किस में आता है? ओवेरियन साइकिल में। तो कल अपने उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। आज मैंने बताया था आपको कल की ग्राफिन फॉलिकल जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने। ग्राफिन फॉलिकल जिसको हम परिपक्व पुटक भी कहते हैं, उसके हम थोड़ा आज स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है और उन लेयर का अपने क्या क्या काम है उसके बारे में आज थोड़ा देखने जा रहे हैं अभी। तो ग्राफिन फॉलिकल सबसे अंत में बनने वाला फॉलिकल है और जो कि खोज किसने की थी? ग्राफी ने की थी। जब हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी का इतिहास यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका नाम लिया जाता है किसका? ग्राफी का, क्योंकि ग्राफी ने यही सबसे पहले किसके बारे में बताया था? ग्राफिन फॉलिकल के बारे में बताया था। तो अपने आज उसका थोड़ा स्ट्रक्चर को देखते हैं ग्राफिन फॉलिकल की।
ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। तो ये स्ट्रक्चर अब इसको थोड़ा सा देखते हैं अपने। ये जिसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, जिसका एक नाम और लिख सकते हैं, मैच्योर फॉलिकल इन ओवरी। क्योंकि इसके बाद में कोई फॉलिकल नहीं बनता है, और ये फॉलिकल बनने के बाद में एंडोस या ओवुलेशन जैसी घटना होती है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, बाहर जो आपको आवरण दिख रहा है इसको कहते हैं थिका एक्सटर्ना। इसको क्या कहा जाता है? थिका एक्सटर्ना कहा जाता है। और थिका एक्सटर्ना जो होता है, इसके ठीक नीचे क्या होता है? थिका इंटरना होता है। थिका एक्सटर्ना जो होता है वो एंडोक्राइन होता है, और ये जो थिका एक्सटर्ना जो होता है ये सहवनीय संयोजित का बना होता है। किसका बना होता है? वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक्चुअल में, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये जो है ये एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये क्या होता है? इसका एंडोक्राइन पार्ट, जो कि किसका सिक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करता है। उसके बाद में इसके ठीक नीचे, यानी ये थिका एक्सटर्ना हो गया, ये थिका इंटरना हो गया, और इसके ठीक नीचे कौन सी कोशिकाओं क्लियर पाई जाती है? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं क्लियर पाई जाती है, पुट्टक कोशिकाएं होती है। अब पुट्टक कोशिकाओं की संख्या जैसे जैसे पुट्टक आगे बढ़ते हैं, प्रीमोर्डियल में जैसे एक लेयर होती है, प्राइमरी में एक से ज़्यादा होंगी, प्राइमरी से जब वेजिकुलर बनेगा तो उसमें और ज़्यादा होंगी, क्योंकि इनके अंदर सूत्री विभाजन होता रहता है। और प्राइमरी वेजिकुलर से जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो इन पुट्टक कोशिकाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ में क्या होता है कि पुट्टक कोशिकाएं जो है एक द्रव का स्त्राव करती है, जिसको कहते हैं लिक्विड फॉलिकुलाई। लिक्विड फॉलिकुलाई जैसे जैसे स्त्रावित होता है तो जिसके कारण क्या होता है, जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो एक और खिसकने लग जाता है, जिससे ये खाली स्थान बन जाता है। उस खाली स्थान में से खाली नहीं होता है, पर यहाँ पर एक स्पेस दिखाई देता है, उस स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम कहते हैं। और यहाँ पर जो भरा हुआ द्रव उसको क्या कहते हैं? लिक्विड फॉलिकुलाई। और इसके अंदर कौन से हार्मोन की सांद्रता होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन की सांद्रता होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में देखिएगा कि ये सेकेंडरी oocyte है, जिसको हम कह सकते हैं ओवा कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte या ओवा बन चुका होता है, जो आगे फिर निषेचन में भाग लेता है। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है इसके चारों ओर एक पारदर्शी लेयर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअल में ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है, पुट्टक कोशिकाएं होती है, जो कि एक पारदर्शी परत का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। क्या कहा जाता है? जोना पेलिसुडा, जो कि सेकेंडरी oocyte के क्या होती है? चारों ओर होती है। और जोना पेलिसुडा के ठीक बाहर की ओर कुछ पुट्टक कोशिकाएं या फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं वो रेडियल यानी अरीय रूप से व्यवस्थित हो जाती है। किस रूप से? थोड़ी तिरछी या अरीय रूप से व्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण ये एक मुकुट की तरह दिखाई देती है, किरीट की तरह दिखाई देती है, मुकुट की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस लेयर को क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा ये लेयर है। और कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। और फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है उसको कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस लेयर। क्या कहा जाता है? क्यूमुलस ओफोरस लेयर। तो ये एक जो अपना बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एक ग्राफिन फॉलिकल है। ग्राफिन फॉलिकल की खोज ग्राफी ने की थी। और सबसे अंत में बना हुआ परिपक्व पुट्टक इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको परिपक्व पुट्टक कहने का। क्योंकि ये पुट्टक जब बन जाता है तो पुट्टक बनने के बाद में ये जो फटने की क्रिया है, तो इस पुट्टक के टूटने या फटने के बाद में सेकेंडरी oocyte या ओवा मुक्त होता है, वो हैप्लॉइड संरचना होती है। और हैप्लॉइड संरचना आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। यदि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मुक्त होती है तो ये अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के अंदर जाकर के फिर अपना अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन क्या करता है? कंप्लीट करता है, ओवा में चेंज होता है। कुछ जंतुओं के अंदर ओवा ही बाहर निकलता है तो आगे जाकर सीधा ही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो इसलिए इस परिपक्व पुट्टक के अंत में बनने वाला पुट्टक ये ओवरी के अंदर होता है। अब देखिएगा कि ये पुट्टक बन गया। अब मैं एक दो इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या घटनाएं इसमें घटती हैं। तो देखिएगा कि जो अपने ग्राफिन पुट्टक होता है, ग्राफिन अंडाशय या ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर क्या होता है कि जब मैंने बताया लड़की जन्म लेती है तो उसके अंदर कौन से फॉलिकल होते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। कौन से होते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। ये लगभग लाखों की संख्या में होते हैं। जब ये महिला के अंदर रज चक्र प्रारंभ होता है तो एक रज चक्र के दौरान क्या होता है? लगभग 12 से यूँ कह सकते हैं कि 7 से 12 कितने? 7 से 12 पुट्टक अगली अवस्थाओं में जाते हैं। कितने पुट्टक अगली अवस्थाओं में जाते हैं? 7 से 12 पुट्टक अगली अवस्थाओं में जाते हैं। प्रीमोर्डियल से प्राइमरी में, प्राइमरी से
किसमें, वेजिकुलर में। 7 से 12 फॉलिकल अगली अवस्था में जाते हैं, परंतु ग्राफिन फॉलिकल तक कितना पहुंच पाता है, केवल एक फॉलिकल ही पहुंच पाता है। अब एक फॉलिकल पहुंचेगा तो शेष क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं एट्रेशिया। इस घटना को क्या कहते हैं, एट्रेशिया। और जो पुटक नष्ट हुए हैं उनको कहा जाता है एट्रेटिक पुटक। क्या कहा जाता है, एट्रेटिक पुटक। अब वापस सुनिएगा क्या चीज़ है ये, कि एक महिला के अंदर जो एक रज चक्र होता है, उस रज चक्र के दौरान 7 से 12 पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं। अगली अवस्थाओं को मतलब प्रीमोर्डियल का प्राइमरी में, प्राइमरी का वेजिकुलर में। परंतु ग्राफिन फॉलिकल तक कितने पहुंच पाते हैं, केवल एक ही। तो क्या होगा, शेष नष्ट हो गए। चले कितने थे चयन होने के लिए, 7 से 12, पहुंचे कितने, केवल एक। तो शेष नष्ट हो गए। तो नष्ट होना की घटना क्या कहलाती है, एट्रेशिया। और जो पुटक नष्ट हुए उन्हें क्या कहा जाता है, एट्रेटिक पुटक कहा जाता है। अब देखिएगा ओवा एक ही पुटक बना परिपक्व, इसका मतलब इसके अंदर अंडा कितना बनता है, एक। तो इसलिए इस एक महिला के अंदर एक चक्र के दौरान एक अंडाशय में कितने ओवा बनते हैं, केवल एक बनता है। और इसलिए और शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है, वो रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो महिलाओं के अंदर एक रज चक्र के दौरान एक अंडा बनने का, अंडाशय में एक अंडा बनने का कारण क्या है, एक ही ग्राफिन फॉलिकल का बनना। और एक ही ग्राफिन फॉलिकल बनता है जिसके कारण अंडा भी कितना बनता है, केवल एक ही। तो एट्रेशिया और एट्रेटिक पुटक जैसी घटनाएं दो घटती है, जो कि किसके अंदर घटती है, अंडाशय के अंदर घटती है। अब देखिएगा कि अब अपने बात करेंगे कि जो ये थिका जो लेयर है इनका कार्य क्या है, इसका थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर आपको कि थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना इसका क्या काम है। थिका जो एक्सटर्ना होती है ये बाहर की लेयर होती है, और ये जो थिका एक्सटर्ना है इसके द्वारा क्या होता है कि ये संयोजित की बनी लेयर होती है। और थिका एक्सटर्ना के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन के बने हुए एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस पूरे इस झिल्ली को गला देते हैं। इस झिल्ली को क्या करते हैं, गला देते हैं। थिका एक्सटर्ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में किसका स्राव करती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्राव करती है, जो कि परिपक्व पुटक की दीवार को तोड़ देते हैं या इसको अपघटित कर देते हैं। थिका इंटरना के द्वारा किसका स्राव होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो ये थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना का क्या है, इसके अंदर कार्य है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये अपने आज इसके अंदर जो संरचना देखी है कि किस प्रकार से अंडाशय के अंदर अंडे बनते हैं और एक ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है वो देख लिया। कल अपने बात करेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओवेरियन साइकिल, कल इसके बारे में अपने बात करेंगे। थैंक यू।